हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट, और आज हम लोग आगे की सीरीज को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अप टू द 40 लाइक 50 तक, वहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं अपने क्लास की तरफ और मूव करते हैं, और आज की क्लास का देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोलता है। क्वेश्चंस में बोला गया है, क्या बोला गया है कि हाउ मेनी प्लांट्स, यहाँ पर कुछ प्लांट दिए हुए हैं, और प्यारे बच्चों इन प्लांट्स के बारे में आप लोगों से पूछा है कि कौन सा प्लांट है, क्या है। हाउ मेनी प्लांट, कितने प्लांट हैं जो कि कैसे हैं, जो प्लांट हैं दीज आर ऑर्नामेंटल, जो किस में काम आ रहे हैं प्यारे बच्चे, सजावट में काम आ रहे हैं, ऐसा आप लोगों से पूछा है। तो जल्दी से सोचेंगे एक बार, देखिए क्या है आप लोगों का ल्यूपिन। यस, ये वही ल्यूपिन है प्यारे बच्चे जिसको बोलते हैं आर्कटिकस, ल्यूपिनस आर्कटिकस जिसको मिला है, और इसकी वायबिलिटी के बारे में बात की हम लोगों ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसके वायबिलिटी का टाइम। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वीट पी। कौन है बेटा? स्वीट पी। ये वही स्वीट पी है जिसको हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, यानी कि लिथाइरस ओडोरेटस। नेक्स्ट बात करते हैं पेटोनिया, नेक्स्ट है आपका ट्यूलिप, आपका ग्लोरियोसा, एंड द फाइनली दैट इज एस्परेगस। तो देखिएगा यहाँ जितना भी प्लांट दे रखा है, ल्यूपिन, ओके ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट में काम आता है, एग्जैक्टली इसका हम लोग फ्लावर रखते हैं। दूसरा स्वीट पी जिसे हम लोग बोलते हैं लिथाइरस ओडोरेटस, इसका भी फ्लावर काम आता है, और हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन में, वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। पेटोनिया, ये भी फ्लावर है, और भैया इसका भी फ्लावर हम लोग यूज़ करते हैं, छोटा सा फ्लावर यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्यूलिप, इस ट्यूलिप के नाम पर काफ़ी सारे होटल्स के नाम, इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू के नाम पर ऐसे नाम रखे जाते हैं। ग्लोरियोसा, ये भी क्या है, ये भी एक फ्लावर है, छोटा फ्लावर होता है, यानी कि ये भी सजावट में काम आता है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ एस्परेगस, कौन है बेटा? एस्परेगस। प्यारे बच्चों, ये है एक वेजिटेबल। कौन है बेटा? ये है एक वेजिटेबल, और वेजिटेबल होने के साथ साथ यही इसका यूज बन जाता है, और यही है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है जी। क्या है प्यारे बच्चे? ये है आपका एक वेजिटेबल। ठीक है जी, चलें। तो ये है आपका वेजिटेबल, बाकी सारे के सारे क्या हैं आप लोगों के, ये ऑर्नामेंटल में। इट मींस 1 2 3 4 5, 5, ये लास्ट वाला ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। और सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन कहां से पूछा है आप लोगों से, किसके बारे में? ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है जहां पर हमें ये ब्रूनस ग्लैंड देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टमक दिया हुआ है, स्टमक, इसकी टोटल जो लेयर्स की बात कर रहा है, क्योंकि यहां पर लेयर का पॉइंट पूछा गया है, तो जहां जहां से क्वेश्चन बनता है बताता हूं आपको। स्टमक की टोटल 4 लेयर्स होती हैं, स्टमक की टोटल 4 लेयर्स होती हैं। सिरोसा, सिरोसा, सेकेंड वन मिडल लेयर, मिडल लेयर, ये है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, एंड फाइनली लास्ट वन दैट इज म्यूकोसा। ठीक है, ये वहां की लेयर्स हो गई हैं। ऐसा अगर यहीं से छोटा सा पार्ट में बात कर लेता हूं, स्टमक का पार्ट्स की बात कर लेता हूं, तो टोटल अगर स्टमक के पार्ट्स की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो टोटल यहां से ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है ड्यूडेनम वाला, यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखिए इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्यारे बच्चे फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं। इस वाले पार्ट को बोलते हैं रगेज। क्या बोलते हैं? रगेज, यानी कि यहाँ पर आपकी मसल्स होती हैं ऐसा। इस वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरस, पाइलो, इसको बोलते हैं पाइलो, पाइलोरिक बोलो या पाइलोरस बोलो। ठीक है जी, और ये बचता है आपका पार्ट, इसे बोलते हैं स्टमक की बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा? स्टमक की बॉडी। ठीक है, चलो। तो ब्रूनस ग्लैंड की बात कर रहा है, पूछा है ब्रूनस ग्लैंड के बारे में। तो प्यारे बच्चे ध्यान देना, ये जो ब्रूनस ग्लैंड है हमको कहाँ देखने को मिलती है? स्टमक में तो ये हमें देखने को नहीं मिलता है, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? क्या हमें इलियम में? बस जैसे ही हम लोग स्टमक को क्रॉस करते हैं, उसी के स्टार्टिंग वाले पार्ट में अगला पार्ट आता है आपका ड्यूडेनम। कौन आता है बेटा? ड्यूडेनम। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे जो ड्यूडेनम का पार्ट है, जो ड्यूडेनम का पार्ट है, उस ड्यूडेनम के पार्ट की सब म्यूकोसा में हमें देखने को मिलती है कौन सी ग्लैंड? ब्रूनर्स ग्लैंड। तो फिर एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, इनका क्या काम है यहां पर ऐसा? ठीक है, इनका क्या काम है यहां पर, ये पूछ रहा है ऐसे। तो देखो ये जो है सब म्यूकोसा, ये क्या करता है? ये यहां से सिक्रीट करता है। क्या करता है बेटा? सिक्रीट करता है। इसको ये सिक्रीट करता है म्यूकस को। इसको बेटा? म्यूकस को। दूसरा पूछा जाता है यहां से, इस म्यूकस का नेचर कैसा होता है? इस म्यूकस का जो नेचर है यहां पर वो होता है एल्कलाइन। कैसा होता है? एल्कलाइन। क्यों होता है? ध्यान देना,
ये ऐसा होता है क्योंकि स्टमक से जो फूड आ रहा होता है वो होता है नेचर में एसिडिक, तो ये उसको बेस नॉर्मल करने का काम करता है ऐसा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। दो स्टेटमेंट दिए हैं मेरे को। क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि जो हर्पीज है, कौन है बेटा, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी, और कौन है, जेनेटल हर्पीज, इन्फेक्शियस आर, इन्फेक्शियस है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। आर कंप्लीटली क्या क्यूरेबल है, ऐसा पूछ रहा है। इफ डिटेक्टेड अर्ली, अगर वो अर्ली हम लोग उनको डिटेक्ट कर लें तो ऐसा। एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, देखो भैया जी समझो मेरी बात को, अगर आपने हर्पीज को, आपने हेपेटाइटिस बी को, अगर आपने इनको अर्ली डिटेक्ट कर भी लिया, अर्ली स्टेज में आपने इनको देख भी लिया, तब भी क्या होगा, तब भी इनका क्यूरेबल पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बात करता हूं ट्रिपल एच की। अभी तक आपने सुना है WWE में ट्रिपल एच, आज यहां सुनेंगे ये WWE वाला ट्रिपल एच नहीं है, ठीक है जी, ये वाला ट्रिपल एच नहीं है। आज सुनो, ये एक तो आपका हो गया एच हेपेटाइटिस बी, अगला एच जेनेटल हर्पीज, और अगला एक और एच बचता है वो है आपका HIV। कौन है बेटा, HIV। एच एच एच, ये हो गया ट्रिपल एच। क्या हो गया बेटा, ट्रिपल एच। ये तीनों के तीनों एच, ये है क्योर नॉट पॉसिबल, इनका क्योर पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा प्यारे बच्चे, गलत हो जाएगा ऐसा। आगे बात करते हैं, अगला पूछा है एज पर द न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। चलो एसटीडी भी था, ओल्ड एनसीईआरटी में इसको एसटीडी डिस्कस किया जाता था, लेकिन क्या है न्यू एनसीईआरटी में इसका टर्म चेंज कर दिया गया है, तब इसको बोला गया है एसटीआई। क्या बोला गया है बेटा, एसटीआई। तो मैं इसको आई कर देता हूं एट द प्लेस ऑफ डी, ठीक है, ध्यान देंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है, डिजीज को हटा करके वर्ड आ गया इन्फेक्शन। कैन कॉज, क्या कॉज कर सकता है, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है, लाइक आ पेल्विक इन्फ्लामेशन। देखो एग्जैक्टली क्या होता है, कई बार यहां पर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम रहती है, पेल्विक पार्ट में उनको पेन रहता है ऐसा। दूसरी बात, एबॉर्शन, एबॉर्शन स्टिल बर्थ ऐसा, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, और क्या लिखा है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक। क्या ये चीज बिल्कुल सही है ऐसा, तो भैया ये वाला स्टेटमेंट तो हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत। तो पहला स्टेटमेंट कहां गलत है, बोथ स्टेटमेंट और दोनों के दोनों इनकरेक्ट नहीं। तो ध्यान देना, एसटीआई कैन कॉज कॉम्प्लिकेशंस, कॉज करता है लाइक पेल्विक इन्फ्लामेशन, मेजर डिजीज, ठीक है, और क्या है भैया जी, और कॉज करता है एबॉर्शन स्टिल बर्थ, एबॉर्शन हो सकता है बिल्कुल। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यहां समझने वाला ध्यान देने वाला क्या है, यहां वर्ड ध्यान देने वाला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या है बेटा ये, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको समझो जरा क्या होता है, क्या होता है कि मान के चलते हैं प्यारे बच्चे कि ये वाला पार्ट जो है आप लोगों का, ये वाला जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं जरा समझना एक बार आप लोग यहां से, ठीक है। ये क्या है, ये है मान लो एग। कौन है बेटा ये है आपका एग है, ओके। और यहां पर क्या है, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है आप लोगों का, ये वाला स्ट्रक्चर इसके साथ ही अटैच है, ये है आपका फिम्बरी, ठीक है। तो क्या होता है कि समटाइम ऐसा हमें देखने को मिलता है कि यहां पर ये है पेल्विक वॉल के साथ अटैच रहता है, ये है लिगामेंट। कौन है बेटा, लिगामेंट। तो जनरली मेल गैमेट यहां से ट्रेवल करता है, ये मेल गैमेट वेजिनल पार्ट से थ्रू, ठीक है, यहां पहुंचता है यूटेरस में। तो जब यहां पहुंचता है तो ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। ये वाला पार्ट एम्पुला है, ये वाला पार्ट एम्पुला है। और प्यारे बच्चों ये वाला पार्ट एक और है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। समझना है जरा क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। तो जनरली जब भी ये फीमेल का यूटेरस है, ये क्या है, फीमेल का यूटेरस, ठीक है जी, ये फीमेल का यूटेरस है यहां पर ऐसे। तो क्या होता है, अगर एग फर्टिलाइज्ड होगा, अगर एग फर्टिलाइज्ड होगा तो यहां से क्या होगा, एग भेजा जाएगा आगे। तो दो तीन चीजें समझ लो जरा, यहां से कई सारी क्वेश्चंस यहां पर निकल रहे हैं ऐसा। जब एग फर्टिलाइज होगा तो एग यहां पर हो जाएगा, ये 14, जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसके 14 डेज पर क्या होगा, यहां से एग रिलीज होगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन जैसे स्टार्ट होगा तो बाकी का, जब एग रिलीज हो जाएगा तो बाकी का जो बचा सेल्स रहेगा वो डिजेनरेट हो जाएगा और उसको बोलेंगे कॉर्पस लूटियम। ये तुरंत मैसेज भेजेगा कहां, यूटेरस को, कि भैया जी एग आ रहा है, आप लोग तैयारी कीजिए स्टार्ट। तो ये एग जाता है तो यहां यूटेरस की लेयर को आगे फॉर्म किया जाता है। लेकिन क्या हो जाता है, होना तो चाहिए ये कि एग आएगा यहां पर, तो यहां एम्पुला में आकर के हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो टू सेल्ड
4 सेल, 8 सेल, 16 और ये 32 पर आकर यहां हो जाता है इम्प्लांट। ये तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो रहा है जब बेबी का हो जाएगा इम्प्लांटेशन। लेकिन अगर अगर यहां पर ना होकर के कहीं यहीं पर, यानी कि क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में कहीं पर भी हो जाएगा इम्प्लांट अदर देन यूटेरस। फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा क्या, इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांट हो जाएगा अदर देन यूटेरस, यूटेरस को छोड़ करके कहीं पर भी अगर इम्प्लांट हो जाएगा, तब ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाएगा। तो ये बात बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली क्या है, यहां से ये चीज है बिल्कुल आपका ठीक है। तो स्टेटमेंट जो पहला है प्यारे बच्चे, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। आंसर जाएगा आप लोगों का थर्ड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी ऐसा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, चलते हैं आगे। फिर से एक बार क्वेश्चन है, देखो ऐसे इस बार के लिए ऐसे क्वेश्चंस की वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगी, ठीक है, वेटेज ज्यादा रहेगी तो तभी आप मान के चलना कि कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा, ऐसा कम रहेगा कट ऑफ, ये भी बात बिल्कुल सही है इस बार थोड़ा सा, ठीक है। अब ये है कि बच्चा ज्यादा बैठ गया है तो उसका कोई फर्क नहीं है कि बच्चा क्या अफेक्ट करेगा क्या नहीं, बहुत सारा बच्चा तो अभी एग्जाम में बैठेगा भी नहीं, ये भी कंफर्म है, और बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा कट ऑफ को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये भी बिल्कुल श्योर है, ठीक है। तो थोड़ा सा तरीके से बैठ के अपना तैयारी करना है, चीजें बहुत लास्ट टाइम पे बची हुई है ना, बाकी चीजों को और लेके आएंगे ऐसे। न्यूक्लियाई की बात कर रहा है इन सेल, और किसका सेल है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का सेल है, आर लोकेटेड एट द बेस। समझो जरा क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम है प्यारे बच्चे, कॉलम जैसे कि बनता है पिलर, क्या बनता है बेटा, पिलर। तो जब कॉलमनर एपिथेलियम की बात करते हैं तो यहां पर जो होता है इसका न्यूक्लियस, क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, वो होता है कहां, बेस में। कहां पर होता है, बेस में। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। चलो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट में बोल रहा है वो ऐसे कि जो सीलेटेड एपिथेलियम है, सीलिया होगा वहां पर एपिथेलियम पर, इज मॉडिफाइड कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स, ये बियर करता है सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होगा कि जो सीलेटेड एपिथेलियम है, इसका मतलब मान लो ये एपिथेलियम है, ठीक है, इसके सरफेस पर क्या होगा, इसके सरफेस पर मान लो यहां पर आगे सीलिया, कौन आगे बेटा, ये सीलिया है। तो ये क्या कॉलमनर से ऐसा हो सकता है क्या क्यूबॉइडल में, हाँ भैया दोनों से ही हो सकता है, इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही, स्टेटमेंट 2 भी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बोथ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही और ये भी क्या है, बिल्कुल सही, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही जाएंगे यहां से। ऐसा ये वाला था, ये क्यूबॉइडल हो गया, ये वाला हो गया क्यूबॉइडल, तो क्या इस पर नहीं आ सकता सीलिया, आ सकता है बिल्कुल। ये कौन सा हो गया, कॉलमनर हो गया, तो क्या इस पर नहीं आ सकता सीलिया, इस पर भी आ सकता है सीलिया। इसका मतलब उसकी फ्री सरफेस पर क्या होता है, वहां पर सीलिया होता है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। दोनों बातें बिल्कुल सही है। और बड़ी बात क्या है, ध्यान देने वाली बात, जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है, उस कॉलमनर एपिथेलियम के बेस में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जल्दी से देखेंगे। हाउ मेनी स्पॉक्स, भैया रेडियल स्पॉक्स पूछा है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, बिल्कुल डायग्राम के साथ दे रखा है, प्रेजेंट इन द सीलियम। सीलियम के बारे में बात कर रहा है, जल्दी से समझो एक बार फटाफट से, ध्यान देना प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे। ये तो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है बेटा, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट जल्दी से। अगला पॉइंट क्या है इसमें, यहीं से देखते हैं, यहीं से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया यहां पर। और अभी इसमें क्या होता है, सेंटर में ये हो गया आपका सेंट्रल, और यहां पर बन जाता है आपका, ये बन जाएगा यहां पर थोड़ा शीथ, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेंट्रल शीथ, ठीक है। तो पूछा क्या है आप लोगों से, यही एक चीज और देखने को मिलती है, ये वाला डायग्राम, इस पर क्या होता है, ऐसे ऐसे, ये वाला, इनको बोलते हैं रेडियल स्पॉक्स, क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल स्पॉक्स। इनका नंबर पूछा है तो इनको बोलते हैं, इनको नाम दिया जाता है रेडियल स्पॉक्स पूछा है, ठीक है। तो इसका नंबर हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा बेटा, इनका टोटल नंबर हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा जी, 9, ठीक है जी। तो ये तो आंसर हो जाएगा, कहां है आपका 9। दूसरी बात समझो, एक और क्वेश्चन क्या बनता है, इसका पूछा है अरेंजमेंट, क्या होता है इसका अरेंजमेंट। तो जब हम इसके अरेंजमेंट की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो जो इसका अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट कैसा होता है, वो अरेंजमेंट दो तरीके से दे रखा होता है एनसीईआरटी में। एक तो है आपका 9+2 और दूसरा है आपका 9+0। आपको बताना है कौन सा अरेंजमेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसका अरेंजमेंट होता है 9+2 होता है, यानी कि सीलिया में, सीलिया में, सीलिया में और
एक तो आपका सीलिया प्लस दूसरा फ्लैजिला, दूसरा है आपका फ्लैजिला। यहां पर जो आपका अरेंजमेंट है दैट इज 9+2 होता है। जबकि ये वाला अरेंजमेंट कहां देखने को मिलता है हमको, ये हमको मिलता है सेंट्रियोल में। कहां पर प्यारे बच्चे, सेंट्रियोल में। सेंट्रियोल से एक बात याद आती है, ये सेंट्रियोल प्रमोट करता है ज्यादा से ज्यादा, ये प्रमोट करता है किसको, सेल डिवीजन को, ये प्रमोट कराता है। इसके पास पावर होती है अच्छी खासी, ये प्रमोशन देता है, प्रमोट कराता है किसको, सेल के अंदर सेल डिवीजन को, किसको, सेल डिवीजन को। तो इसका मतलब जिस सेल के पास सेंट्रियोल ज्यादा होगा, सेल के डिवाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसके पास सेंट्रियोल कम होगा उसकी टेंडेंसी ना के बराबर होगी, ऐसा। ठीक है जी, क्लियर है। चलो अच्छा, ये इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं डबलेट, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका लेबलिंग भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चे। इन दोनों के बीच में जो बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाएगा यहां पर, ऐसा व्हाइट से बना देता हूं, ये जो इन दोनों के बीच में पॉइंट है यहां पर, है ना, इसको बोलते हैं इंटर डबलेट, इंटर डबलेट ब्रिज। इसको नाम देंगे प्यारे बच्चे इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है जी, ये वाला क्या है, इसको और नाम दे देते हैं जरा, इसको देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल शीथ। और ये वाला जो है, ये वाला इसको बोलते हैं, अब ये वाला एक और वर्ड है इसका, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो बोलते हैं, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम लोग इनको बोलते हैं पेरीफेरल, पेरीफेरल, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ध्यान देना सारा पॉइंट, सब कुछ क्वेश्चन के हिसाब से, जितना भी क्वेश्चन में कहीं कुछ बनने की चांस है वो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, या इसी को बोलते हैं फाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं, फाइब्रिल्स, दोनों इसके नाम है। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये सारे के सारे नाम यहां से पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने के चांस भी इसके हैं। इसको नाम देते हैं सेंट्रल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। चलो जी, कहानी खत्म। जितना भी क्वेश्चन बन सकता था इसके बारे में आपको बना के दे दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है, जरा ध्यान देना कि हम जो देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ी बात तो ये है कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच जो है कंपोनेंट बेसिकली इसके पास जो इसकी आईज हैं, आईज है ना, वो आईज क्या है जरा देखना। इसकी आईज में कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा, तो ये होता है कैसा, हेक्सागोनल। क्या होता है, जैसे फुटबॉल होती है जिस तरीके से फुटबॉल बना होता है, तो फुटबॉल के तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है ऐसे। ठीक है, ये जो इसका अरेंजमेंट होता है, ये इसकी आई का अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है प्यारे बच्चे, इसकी आई का। तो ये जो इसकी आई होती है, यहां पर हमें जो देखने को मिलता है वो अरेंजमेंट होता है आप लोगों का कैसा, ये अरेंजमेंट होता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल अरेंजमेंट। ठीक है, किसका, आई का। ठीक है, ये आई का अरेंजमेंट है। हाउ मेनी ओमेटूडिया, कितना ओमेटूडिया इसमें देखने को मिलता है, तो इसके अंदर जो नंबर्स ऑफ ओमेटूडिया हमें देखने को मिलता है, यहां पर ओमेटिडिया वो होता है जो बनाता है इसका इमेज। क्या बनाता है इसका, जो इसका इमेज बनाता है। ठीक है जी, ओमेटिडिया का नंबर पूछा है, तो ये नंबर जो होता है प्यारे बच्चे, ये होता है आपका 2000। क्या होता है, 2000। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, और ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात आती है इसकी इमेज की। किसकी आती है, इमेज की बात आती है। तो जो इमेज बनता है ना, उसका जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन वो कैसा होगा, उसका जो रिजोल्यूशन होगा प्यारे बच्चे, वो रिजोल्यूशन होगा आपका लो क्वालिटी का। कैसा, लो क्वालिटी का। और दूसरी बात वो होगा आई सेंसिटिव। कैसा होगा दूसरा, आई सेंसिटिव। ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। तो आंसर आप लोगों का जाएगा टोटल 2000। कितना बेटा, 2000 जो इमेज बनाने का काम करता है किसके पास। अच्छा, कंपाउंड आई है तो इमेज भी कैसा बनेगा भैया, काफी ज्यादा इमेज यहां पर देखने को मिलती है ऐसा। चलें आगे, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा ऐसा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन क्या पूछा है। अगर देखें एक बार फिर से बात करते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट है ना, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सम ऑफ द, फिर से वही एनिमल टिश्यू से पूछा है, कॉलमनर की बात किया, ठीक है, किसकी बात किया, क्यूबर्डल की बात किया। सेल्स आर गेट स्पेशलाइज्ड, ठीक है, फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो क्या होगा कि
कॉल्यूमनर एपिथेलियम होगा या क्यूबोइडल एपिथेलियम होगा। जब ये किसी स्पेशल चीज में चला जाएगा स्पेशली, और वहां पर बात की गई है किसके लिए, सिक्रीशन के लिए। किसके लिए बेटा, सिक्रीशन के लिए। तो तब इसके बारे में जो वर्ड जाएगा यहां से वो क्या कह रहा है कि ये हो जाएगा, तब सिक्रेशन करेगा तो सिक्रेशन होता है जनरली किससे, किसी ग्लैंड से। और वो ग्लैंड कैसी हो सकती है, वो मे भी हो सकती है आपका एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो सकती है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड मींस दूसरा नाम जो देते हैं यहां पर डक्ट, ऐसा लिख दो, विद डक्ट, यानी कि इनके पास डक्ट होती है। दूसरा बात जो करने वाले हैं वो सेकंड पॉइंट बात करने वाले हैं, और वो है प्यारे बच्चे आप लोगों का एंडोक्राइन। कौन है बेटा, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जब बात करेंगे तो इसको हम लोग देते हैं कि ये तो विद डक्ट हो गया, ये हो गया डक्टलेस। कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका डक्टलेस। यहां पर हमें डक्ट देखने को नहीं मिलता, तो जब डक्ट नहीं है तो फिर कैसे जाएगा इनका, जो मैंने कल एक पीछे की क्लास में बताया था, सीधे सीधे जो सिक्रीशन होता है जाता है वो डायरेक्टली डाल दिया जाता है किसमें, डायरेक्टली डाल दिया जाता है, डायरेक्टली कहां, ब्लड में। कहां पर बेटा, ब्लड में। जबकि ये ग्लैंड के थ्रू भेजा जाएगा, छोड़ा जाएगा आगे, ठीक है। तो ये कहां, ये जाएगा थ्रू द ग्लैंड। कौन कौन सा है देखते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये वाली ग्लैंड है एक्सोक्राइन, इसके पास ग्लैंड होगा, डक्ट होगा, सिक्रीट करता है। कौन कौन है, एक तो हो जाएगा आपका म्यूकस। कौन हो जाएगा बेटा, म्यूकस हो जाएगा, ठीक है। और कौन हो जाएगा प्यारे बच्चे, सलाइवा हो जाएगा, ठीक है। और कौन है, ऑयल। और कौन है आपका, मिल्क, आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर प्रोडक्ट। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सब किसके थ्रू, आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। ये वाला, ये भी बात स्टेटमेंट सही है, और ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, दोनों की दोनों बातें सही है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, एंडोक्राइन से सीधे से रिलीज होता है। कौन, यहां पर बात करेंगे हार्मोन्स की। किसकी बात करेंगे, यहां पर बात की जाएगी तो प्यारे बच्चे बात होगी हार्मोन्स की। तो ध्यान रखना, हार्मोन्स किससे रिलेटेड होते हैं, हार्मोन्स रिलेटेड है किससे, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है जी, चलें बच्चे आगे आ जाओ, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं एक बार अगले क्वेश्चन में। मैं साइड में हो जाता हूं आपको समझाने के लिए, देखने के लिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर देते हैं। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, एक बार समझेंगे, ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। चलो आ जाओ। क्या पूछा है कि जो वायरस है ना, तो वायरस एग्जैक्टली कॉज करता है, मैंने पीछे आपको बताया। वायरस टर्म दिया किसने, एज पर द न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। क्या बोला गया साइंटिस्ट का नाम, है ना, उसने भी कौन कौन सा टर्म दिया, वो सब चीज आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल। वायरस के बारे में पहली बार टर्म दिया किसने, कौन है उसका नाम, उसने और 2 टर्म दिए। ये वायरस किसके साइज के बराबर होता है, क्या बैक्टीरिया से छोटा होता है ना, ये सब चीजें। कॉज करता है डिजीज लाइक मम्प्स, एग्जैक्टली बिल्कुल वायरस से कॉज होता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, ठीक है, वायरस से कॉज होता है। हर्पीज, बिल्कुल वायरस से कॉज होता है। इन्फ्लुएंजा इन एनिमल, प्यारे बच्चों पूरा लाइन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसने कहा के मिस्टेक कर दिया है, ये जितनी भी डिजीज ने बताई है जनरली किसमें, एनिमल्स में ना होकर के इसको यहाँ वर्ड लेना चाहिए था प्यारे बच्चे। ये सारी की सारी डिजीज होती है किसमें, ह्यूमंस में। किसमें बेटा, ह्यूमंस में। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, इसका मतलब ये वाली बात हो जाएगी आपकी गलत, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इन टोबैको मोज़ेइक वायरस, जो कैप्सोमियर होता है, कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल टू फॉर्म कैप्सिड विच प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। ध्यान दीजिए क्या है, क्या कहना चाह रहा है, कैसे समझते हैं जरा। ये वाला अरेंजमेंट है यहां पर ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने जाते हैं, हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग इसको करेंगे कवर। क्या करेंगे बेटा, कवर। तो मैं इसको कवर करने जाता हूं जरा ऐसे। जब ये कवरिंग बनती है यहां पर इस तरीके से बनती है, ये इसकी पूरी बॉडी को क्या करके रखेगा, कवर करके रखेगा। क्या करके रखेगा बेटा, ये कवर करके रखेगा। और ये जो यूनिट्स बनेंगी है ना, इन यूनिट्स को क्या नाम दिया जाएगा, इनके बारे में वो आपसे पूछ रहा है, ऐसे ऐसे। तो जब इसको ऊपर से हम लोग देखेंगे तो ये हमको ऐसे दिखाई देगा, कुछ ऐसे, और इसके चारों तरफ ये स्ट्रक्चर्स हमको ऐसे दिखाई देंगी, ठीक है जी। तो मैं एक दूसरा मार्कर यूज करने जाऊंगा इसमें लिए। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट्स के लिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तब इसको नाम देंगे प्यारे बच्चे हम लोग, ये है आपका आरएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही है। और ये जो वाला पॉइंट है आप लोगों का, इसको बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। तो क्या ऐसा देखने को मिल रहा है, टोबैको मोज़ेइक वायरस एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। उसमें ये क्या होगा, आर अरेंज्ड हेलिकली टू फॉर्म कैप्सिड विच प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड यानी कि ये है उसका जेनेटिक मटेरियल, तो क्या उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कौन, कैप्सोमियर। हाँ जी बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा ये बात बिल्कुल सही है। पहली बात गलत हो जाती है और दूसरी बात हो जाएगी बिल्कुल आपकी सही। स्टेटमेंट आपका आएगा 58 का, पहली बात गलत, पहली बात
दोनों गलत, ये तो बात गलत है, ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये भी बात गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट दोनों के दोनों कर, ये ऑप्शन नंबर 3 जाएगा आप लोगों का। ठीक है जी, क्लियर है? चलो, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे की तरफ, और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। जनरली क्या है, जब भी हम लोग बात करते हैं, चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें पूछा गया है कि जो 60% है एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसमें जो पोलन ग्रेन होता है वो गिर जाता है, शेड हो जाता है, कैसी कंडीशन में, उसके बारे में बात किया गया है। तो ध्यान देना, ये है मान लो एक पोलन ग्रेन है, ये उसका डायग्राम आपको दिया जाता है। तो ये जो डायग्राम है इस तरीके से, यहाँ पर ये है इसका एक ये सेल है और एक ये वाला सेल है। ठीक है, इस वाली सेल का नाम हम लोग जनरली देते हैं, इसको हम लोग नाम देंगे वेजिटेटिव सेल। क्या नाम देंगे? वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल होगा, और ये सेल कैसा होगा प्यारे बच्चों? लार्ज होगा, साइज में बड़ा होगा। क्या होगा बेटा? ये लार्ज होगा। ठीक है जी, लार्ज होगा। तो और क्या होगा इसके पास? इसके पास लार्ज है, क्यों है? क्योंकि ये रखेगा फूड, इसके पास रहेगा फूड रिजर्व। क्या रहेगा बेटा? इसके पास फूड रिजर्व रहेगा ऐसा। वेयर एज जो छोटा वाला सेल है, इस छोटे वाले सेल को हम लोगों ने नाम दिया है जेनरेटिव। क्या नाम दिया है? जेनरेटिव सेल है। ठीक है जी, जेनरेटिव सेल है। और ये जेनरेटिव सेल ये क्या करेगा? ये साइज में है स्मॉल। कैसा है बेटा? स्मॉल है। ये फ्लोट करता है, फ्लोट करता है किसमें? इन द साइटोप्लाज्म, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ, किसका साइटोप्लाज्म? ऑफ वेजिटेटिव सेल, ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है जी, चलो। तो दूसरी बात, यहां पर ये जो सेल है, इस सेल की शेप के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर सेल की शेप के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो यहां पर जो सेल होती है, जो सेल होता है उसका शेप जो बात करेंगे, उसका जो शेप बनता है प्यारे बच्चे, वो होता है स्पिंडल शेप्ड। कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड। वेयर एज द न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल, न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसका जो शेप होता है, शेप होता है इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? इर्रेगुलर, इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस हमें यहां पर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात समझिए, एक और पॉइंट यहां से आता है इसके बारे में। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि फ्यूचर में आगे चल करके ये क्या करेगा? ये ऐसा करेगा कि इसी में से बन जाएंगी आगे और चल के आपका 3 सेल्ड कंडीशन। कितना सेल्ड कंडीशन? 3 सेल्ड कंडीशन। तब क्या होगा? ये सेल वही होगा, ये वेजिटेटिव है, जबकि यहां पर बन जाएगा आपका 2 मेल गैमीट्स। यहां पर एक और कंडीशन, नाम ध्यान देना, जरा नाम समझना कि इन नामों को बोला गया है, इन नामों को बोला गया है 2 मेल गैमीट, और इसको अगेन वही बोला गया है वेजिटेटिव सेल। तो ये एक तो ये हो गया, एक तो हो गया आपका वेजिटेटिव सेल, 2 हो गया आपका मेल गैमीट। इन दोनों को अगर मैं करता हूं फ्यूज, क्या करता हूं बेटा? फ्यूज करता हूं, तो ये कंडीशन हो जाएगी 2 और 1 3, ये हो जाएगी 3 सेल्ड स्टेज। कौन सी स्टेज बन जाएगी? 3 सेल्ड स्टेज। जबकि ये कैसी स्टेज है? ये है प्यारे बच्चे 2 सेल्ड स्टेज है। तो ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है कितने में? 60% में हमें ये देखने को मिलती है। जबकि ये वाली जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है प्यारे बच्चे 40% एंजियोस्पर्म में। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों तक बिल्कुल समझ में आई होगी। ऐसा एक और नाम सुन लीजिए जरा, यहां से क्या है। एक नाम ये है, ये 1 वेजिटेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का जो नाम होता है, एग्जाम में आता है, कई बार ऐसा पूछता है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं बेटा? इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। प्लीज माइंड में रखना थोड़ा सा। कितना क्वेश्चन बन गया यहां से? ये बड़ा सेल, इसका बड़ा रीजन होने का रीजन क्या है कि इसके पास फूड रिजर्व है ऐसा। सेकंड बात करते हैं इसका शेप की बात करते हैं। जो इसका शेप है वो कैसा है? इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऐसा। दूसरा वाला सेल जेनेटिव, ये कैसा है? स्मॉल है, फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल के उसमें। इसका सेल का शेप पूछा गया है, पर न्यूक्लियस का शेप नहीं है, सेल का शेप पूछा गया है, उसका होता है स्पिंडल शेप्ड है।
दूसरी बात करते हैं, ये वाला कंडीशन हमें देखने को मिलता है इन द केस ऑफ 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, जबकि ये वाला सेल जो देखने को मिलता है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है 40% ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है ऐसा। ये वन वेजिटेटिव टू मेल गैमेट, दोनों को कंबाइन करते हैं, अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, तभी बनता है 3 सेल्ड स्टेज, और ऐसा हमें 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं ये बात मेरी आप लोगों तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है जी, पक्का ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो चीजों को बिल्कुल आपको समझना है, कौन पॉइंट क्या कह रहा है, कैसे बन रहा है, एक चीज कितनी बार बहु बन सकती है। तो मेरा आपको अल्टीमेट बताने का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपको चीजों को कैसे करना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। आगे चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहां से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कहां से, क्वेश्चन आपका पूछा गया है सेल साइकिल से, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं कि मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपके पास ऑप्शन सबसे पहले आता है, ठीक है, उस सबसे पहले वाले ऑप्शन को लेके जाइए, उस पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से बात कीजिए, वो पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा, ठीक है, चीज आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। चलो, एक सेल है, हर 24 घंटे में वो क्या कर जाती है, डिवाइड, और हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, अगर इंसानों में ऐसा होता है कि बहुत लंबे टाइम तक डिवाइड होता रहता ऐसा, तो भाई पहला दिया है कि एक सेल है तो जो 24 घंटे में, हर 24 घंटे में डिवाइड कर जाती है, ऐसा हमें देखने को मिलता है, वो है आपका यूकैरियोटिक सेल, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। बच्चे ने ऑप्शन इधर उधर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो ए का जाएगा सेकंड, ए का जाएगा सेकंड, ए का सेकंड या तो ये या ये या ये। अच्छा, इसके बाद बी का सेकंड, ए के में मिल रहा है भैया, बी का देखो फटाफट से, एक घंटे में कौन है जो डिवाइड करता है प्यारे बच्चों, ऐसा तो केवल हमने देखा है, जो वो देखा हमने ईस्ट की सेल में, क्या कहीं है ड्यूरेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन ह्यूमन सेल, दूसरा क्या है ड्यूरेशन ऑफ एम फेज। अगला देखते हैं 95% टाइम, समझो इसको जरा, डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूं फटाफट से, क्वेश्चन में किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो शायद, ऐसा ठीक है। यहां पर थोड़ा सा पार्ट ये रहा, ये वाला पार्ट है एम फेज है, बाकी का जितना भी सारा डायग्राम है, बाकी का जितना भी डायग्राम है ये सब, इसको बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेज बोलते हैं ऐसा। इंटरफेज में जो हमारा टाइम कंज्यूम होता है, वो हमारा टाइम कंज्यूम होता है अप टू द 95% टाइम। तो 95% टाइम सी का जाएगा थर्ड, सी में थर्ड कहां दे रखा है, सी में थर्ड और सी में थर्ड, तो देखो पहले ए का फर्स्ट दे रखा था, ए का फर्स्ट जाएगा नहीं, सी का थर्ड, ये मिल गया और यहां मिल गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा। अब आगे समझ लो, एक घंटे में जो डिवाइड करता है वो कौन है, ईस्ट का सेल हर घंटे डिवाइड कर जाता है, एक घंटे में जो डिवाइड करता है वो कौन है प्यारे बच्चे, ईस्ट का सेल है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है, इसका मिल गया इंटरफेज 95, सी का आपका जाएगा थर्ड, क्या जाएगा बेटा, थर्ड जाएगा, ठीक है। जबकि एम फेज बचता है, एम फेज के लिए जो टाइम जाता है वो होता है आपका लास्ट से लास्ट 5% टाइम जाता है ओवरऑल उसका। दूसरी बात, इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज को बोलते हैं, यहां पर ये सेल अपने आप को करती है प्रीपेयर करता है, प्रीपेयर फॉर डिवीजन, लेकिन हम लोग एम फेज की बात करते हैं, एम फेज में क्या होता है, यहां पर ही होता है, एक्चुअल में होता है डिवीजन, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है यहीं पर। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो ऑप्शन आपको मिल गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, कई सारे कंसेप्ट हैं, समझेंगे जरा। कंडीशन आ रखी है गायनेकोमैस्टिया इज द सिम्टम ऑफ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, और वो जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा, डिसऑर्डर, ठीक है। उस डिसऑर्डर में हम लोग दो तरह के डिसऑर्डर पढ़ते हैं, एक तो है आप लोगों का मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक तो है आप लोगों का मेंडेलियन डिसऑर्डर। जो सेकंड वन है वो है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहीं से बता देता हूं, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर अभी आएगा और आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर ये हो सकता है मे बी कैसा हो सकता है, या तो ये हो सकता है डोमिनेंट, कैसा हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है, या ये हो सकता है प्यारे बच्चे रिसेसिव, क्या हो सकता है, रिसेसिव। ये दोनों कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, जबकि यहां पर हमें ऐसी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है जी। दूसरी बात करते हैं, यहां पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे तो फिर एक तो हमें देखने को मिलेगी आपका यहां पर मोनोसोमी, ये क्या कंडीशन है सर, और एक हमें देखने को मिलेगी ट्राइसोमी।
ये कंडीशन वहां पर पूछेगा, मैं वहीं पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि फिर यहाँ ज्यादा डिस्कस, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये लाइन मैंने इसलिए डिस्कस की। डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करता है तो कहां जाएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर में, जबकि क्रोमोसोम डिसऑर्डर में इन सब के बारे में कोई बात नहीं होती है, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। गायनेकोमेस्टिया क्या कंडीशन है, कोई अच्छा खासा एक नौजवान है और उस मेल के अंदर ऐसे करैक्टर्स आ जाएं, कैसे, फीमेल जैसे, कैसे आ जाएं बेटा, फीमेल जैसे करैक्टर आ जाएं, तब ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या देंगे। तो ध्यान दो, डाउन सिंड्रोम की कंडीशन क्या है, मैं समझा दूं आप लोगों को, एक बार बता दूं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं यहां से जरा एक बार। डाउन सिंड्रोम में यहां पर होता है आपका, इसको जो हम लोगों ने बोला है यहां पर बोलता है ट्राइसोमी, यही वाला है ट्राइसोमी। और अगर ट्राइसोमी की बात है तो फिर डिसऑर्डर कैसा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है ऐसा। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, यहां पर भी ट्राइसोमी एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, यहां पर ऐसा। इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब 44 है प्लस वहां पर क्या वेरिएशन आ जाएगा जरा देखने में, एक्स एक्स वाई, एक एक्स वहां पर एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि इसी कंडीशन को बोलते हैं फीमेल के प्रेजेंस, मेल होते हुए फीमेल जैसे कटर वहां देखने को मिलेंगे ऐसा। और ये जो मेल होगा ये मेल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, यानी कि ये जो मेल होगा ये होगा स्टेराइल, कैसा होगा बेटा, स्टेराइल होगा ये, ठीक है जी। अगला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलता है कि भाई क्रोमोसोम, ये मोनोसोमी की कंडीशन यहां देखने को मिलती है, मोनोसोमी। टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है मोनोसोमी, मतलब क्या है, मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 44 प्लस होना चाहिए पूरा एक्स, और यहां एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, इसको बोल देते हैं एक्स नॉट, क्या बोल देते हैं बेटा, एक्स नॉट, यानी कि क्रोमोसोम हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा बेटा 45। तो ऐसी कंडीशन को बोल देते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ध्यान देना, ये मेल में मिलता है, ये मेल फीमेल दोनों मिल सकता है, और ये किसमें मिलता है, फीमेल में। किसमें मिलता है बेटा, फीमेल में, क्योंकि ये फीमेल है, फीमेल में एक्स एक्स दोनों देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक एब्सेंट हो जाएगा यहां पर ऐसा, ठीक है जी। चले समझिएगा, तो गायनेकोमेस्टिया कंडीशन कहां देखने को मिलती है, द कंडीशन दैट फॉलो द गायनेकोमेस्टिया, वो मिलता है किसमें, क्लिनफिल्टर में, यानी कि फीमेल वाली बात आ जाएगी। ये चीज यहां से आपको देखने को मिलेगी, यहां से, ये वाली चीज यहां से, ठीक है जी। चलें आगे, आगे चलते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है, यहां पर पूछा है ऐसा, ये क्वेश्चन भी यहीं से बना है, इसी पार्ट से आया है। बीटा थैलेसेमिया की बात कर रहा है, थैलेसेमिया बोलते हो बीटा सेल्स के बारे में, हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है अल्टीमेटली। कंट्रोलिंग करता है जीन्स आर प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम। पहली बात तो आप ये समझिए कि जो थैलेसीमिया होता है ये क्या है बेसिकली, समझो इसमें। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं इसका टाइप, क्या पढ़ते हैं बेटा, टाइप। एक तो मुझे पढ़ने को मिलता है अल्फा, एक मुझे पढ़ने को मिलता है आपका बीटा, और एक मुझे पढ़ने को मिलता है प्यारे बच्चे आपका डेल्टा, ठीक है। ये जो अल्फा वाला होता है इसमें हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम नंबर हमें 16 पर देखने को मिलता है प्यारे बच्चे ऐसा। ये बीटा जो हमें देखने को मिलता है ये हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर देखने को मिलता है। और ये डेल्टा वाला भी जो होता है ये भी हमें कहां देखने को मिलता है, ये भी हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। अब बात करते हैं जो अल्फा होता है, अल्फा यहां पर क्या होता है, जो जीन अफेक्ट होता है, अफेक्टेड जीन का जो अफेक्ट होने वाला रीजन है, जीन अफेक्टेड होता है जो, ठीक है। तो वो जीन अफेक्टेड होता है, यहां पर सिर्फ एक जीन अफेक्टेड होता है, जबकि बीटा में बात करते हैं, बीटा में 2 जीन अफेक्ट होते हैं। कितने, 2। कौन कौन से चैन है, HBA1 HBA2, ये 2 चेन्स यहां पर अफेक्ट होती हैं, जबकि इसमें भी सिंगल जीन ही है जो अफेक्ट होता है ऐसा। आई मेरी बात समझ में। बीटा थैलेसेमिया कंट्रोलिंग जीन्स आर प्रेजेंट ऑन, तो किसकी बात किया, बीटा की। किसकी बात किया, बीटा। तो बीटा कहां पर पूछा है, ये रहा बीटा, ये रहा क्रोमोसोम नंबर 11 पर, तो ये हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर 11 पर। अगर पूछता यहां इसकी जगह देता आपको क्या, मान लो यहां देता आपको अल्फा, तो अल्फा कौन से क्रोमोसोम पर होता है प्यारे बच्चे, अल्फा होता है आपका 16 पर। अगर पूछता आपसे डेल्टा, क्या पूछता बेटा, सॉरी क्या पूछता आप लोगों से, डेल्टा पूछता ना, तब उस केस में क्या होता, तब उस केस में वो कहां जाता, वो भी जाता क्रोमोसोम नंबर 11 पर, ठीक है। पूछता और क्या पूछ सकता है कि जीन कितना जीन को अफेक्ट करेगा, तो भैया 2 जीन्स को अफेक्ट करेगा। अल्फा कितना जीन्स को अफेक्ट करेगा, सिंगल जीन्स को अफेक्ट करेगा। डेल्टा कितना जीन्स को अफेक्ट करेगा, सिंगल जीन्स को अफेक्ट करेगा ऐसा, ठीक है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा होता है, अभी आगे भी समझाएंगे क्वेश्चन और इसके बारे में। ऐसा है, ये 2 चेन है, ये अल्फा चेन है और ये क्या है बेटा, बीटा चेन है। तो अल्फा चेन इधर होती है, बीटा चेन के यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तब उसके बारे में बात करते हैं ऐसा। अभी अगले क्वेश्चन में इसके बारे में बात होगी, देखते हैं। चलिए आ जाइए, क्या बोला है, ये वही वाला क्वेश्चन जो आपको समझाने जा रहा था अभी। केस है किसका, सिकल सेल एनीमिया का। किसका है बेटा, सिकल सेल एनीमिया। डिफेक्टिव हो जाता है, mRNA हैज विच जेनेटिक कोड फॉर वेलिन का। पहले तो बात याद रखेंगे कि क्या होता है,
तो इसमें होता क्या है, जब बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की, किसकी बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया की। इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया तो क्या होगा, यहां पर होगा ग्लूटामिक, क्या होगा प्यारे बच्चे, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का किसमें, वेलिन में। ठीक है जी, ग्लूटामिक नहीं, हाँ ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए क्या देंगे, ग्लाइसिन जाएगा प्यारे बच्चे, नॉट ग्लूटामिक, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जाएगा किसमें, वेलिन में। जी है गैग, और ये जाएगा किसमें, जी में जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा चेंज। अभी जब ये ऐसा था, जब ये ऐसा था तो आरबीसी का शेप, आरबीसी का जो शेप है ना यहां पर, वो यहां पर था नॉर्मल, कैसा था, नॉर्मल था। और नॉर्मल शेप कैसा था, वो था बाई कॉनकेव, कैसा था प्यारे बच्चे, बाई कॉनकेव। जैसे ही ये चेंज होगा, ये चेंज होगा तो ये हो जाएगा सिकल शेप्ड, कैसा हो जाएगा, सिकल शेप्ड हो जाएगा, ऐसा मतलब ऐसा बन जाएगा कुछ इसका शेप, ऐसा कुछ, ऐसा पॉइंटेड हो जाएगा। यहां प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि O2 डेफिशिएंट हो जाएगा थोड़ा सा। तो सेल्स का जब शेप डिस्टर्ब हो जाएगा तो O2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, ऐसा। ठीक है जी, तो आंसर क्या जाएगा, चेंज हो जाता है वेलिन GUG में। ठीक है भैया जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन क्या है, पूछा है आप लोगों से, वहीं से कंडीशन है, ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। मेंटल रिटार्डेशन होता है एग्जैक्टली जब क्या होगा, वो क्रिस्टल से डिपॉजिट होने लग जाएंगे ब्रेन्स के अंदर, तो कंडीशन आ जाएगी मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन होगी, टेक प्लेस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। समझो जरा पहली बात क्या हो रहा है, फिनाइलकीटोन्यूरिया के केस में क्या होता है कि देखो ऐसा है, यहां पर क्या है, फिनाइल एलानिन ये कन्वर्ट होता है किसमें, टायरोसिन में, किसमें, टायरोसिन में। इसको कराता है कौन, इसको कराता है, एंजाइम का नाम पूछा जा सकता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज ये है एंजाइम। कौन है बेटा, ये है एक एंजाइम, ये कराता है इसको चेंज, क्या कराता है इसको चेंज। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी डिफेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, इस फिनाइल का अमाउंट बढ़ने लगेगा, इसका अमाउंट बढ़ने लगेगा, मींस क्या होगा, इसके जो ब्रेकडाउन से रिजल्ट बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबोलाइट्स, क्या बोलते हैं इसका, मेटाबोलाइट्स, उनका अमाउंट भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर वो ब्रेन में डिपॉजिट होगा तो मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा, किडनी में डिपॉजिट होगा तो किडनी फेलियर, रीनल फेलियर की कंडीशन करा देगा, और कहीं बॉडी में डिपॉजिट होगा उसके हिसाब से वो अपने सिम्टम्स देने लग जाएगा। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, तो होता क्या है इसमें, एक तो यहां पर होता है फिनाइल एलानिन, कौन है बेटा, फिनाइल एलानिन। दूसरा और क्या बनता है इसके, फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड भी होता है, फिनाइल एलानिन भी होता है, जबकि टायरोसिन तो बंदा होता है। तो भैया आंसर ये भी है और आंसर ये भी है, ये दोनों के दोनों आंसर जाएंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझो। देखो ये क्वेश्चन वही होगा जो मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करने जा रहा था ना, वो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ऐसा क्वेश्चन में क्या कहा है जरा समझो, जरा एक एक बात को समझते हैं। कैसे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, अभी मैंने आपको बताया, सीधी सी बात है, डिसऑर्डर कौन है बेटा, डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर है मेरे पास 2 टाइप के, एक तो है मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा कौन सा है प्यारे बच्चों, आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है जी, ओके। मेंडेलियन डिसऑर्डर के आपके अलग टाइप हैं, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये सब। इधर क्या है, इधर आपका है, आपका इसमें देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 2 टाइप के डिसऑर्डर में हम लोग देखते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं यहां से मोनोसोमी, क्या पढ़ते हैं बेटा, मोनोसोमी। दूसरा पढ़ते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, तो मोनोसोमी में जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो है आपका टर्नर, कौन है बेटा, टर्नर सिंड्रोम है। जबकि ट्राइसोमी में जो पढ़ते हैं वो है आपका डाउन सिंड्रोम, वो है आपका क्लिनफिल्टर। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई,
तो पहले मैंने इसके बारे में बात किया, फीमेल में होगा, ये मेल में होगा लेकिन फीमेल का काम करा देगा, ये फीमेल में होगा और फीमेल वो भी किसी काम की नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि उसमें एक एक्स एब्सेंट रहेगा। इसमें क्या होगा, एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक एक्स क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा, ये मेल होते हुए फीमेल बन जाएगा भैया जी, ठीक है जी। और क्या है, डाउन सिंड्रोम, ये मेल में भी हो सकता है, ये फीमेल में भी हो सकता है। मतलब क्या होगा, इनकी बॉडी का ग्रोथ कम होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, फरो टंग होगी, पाम सीज होगा, मतलब ऐसे इनकी जो है, ठीक है, इनका चेहरा और ये मतलब होठ इनके हमेशा ओपन माउथ रहेगा ऐसा, ठीक है जी, स्ट्रक्चर बॉडी ग्रोथ रहेगा ऐसा। दूसरा क्या पूछा है, तो ये मे बी ड्यू टू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो क्या मे बी अकर ड्यू टू ट्राइसोमी और मोनोसोमी, हाँ भैया जी आपके सामने मैंने दिखा दिया, ट्राइसोमी और मोनोसोमी दोनों की वजह से ऐसा। अगली बात करते हैं कि जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने इसे डिस्कस किया था कि जब भी ये बात करेगा डोमिनेंट की या रिसेसिव की, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये डोमिनेंट रिसेसिव की बात नहीं है, ये बात होती है किसके लिए, ये बात होती है मेंडेलियन के लिए, किसके लिए, मेंडेलियन के लिए। तो मेंडेलियन में वो डोमिनेंट हो सकता है या वो रिसेसिव हो सकता है, बोले सर नो, जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। स्टेटमेंट 2 हो जाएगा गलत, स्टेटमेंट 1 हो जाएगा आपका सही, स्टेटमेंट 1 आपका सही, स्टेटमेंट 2 आपका गलत, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, एक ही जगह ऑप्शन मिल रहा है ऐसा, स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर जाएगा 2, क्या जाएगा बेटा, 2 जाएगा, ठीक है जी। चलो, और आज को ये क्वेश्चन और मैंने इसमें देखा था अभी, क्या है क्या नहीं है, ये वही वाला क्वेश्चन है फिर से जो हमने आपको बताया था कि ए डिजीज कॉज बाय एन ऑटोसोम के द्वारा कॉज होने वाला डिजीज, ठीक है। तो हमने पढ़ाया था आपको, एक तो पढ़ाया था मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक पढ़ाया था आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो अभी डोमिनेंट रिसेसिव की बात करेंगे तो कैसा, यहाँ पर तो ऑटोसोमल की बात करेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव, तो मेंडेलियन के पास आएगा। तो क्लिनफिल्टर क्या है प्यारे बच्चे आपका, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कट कीजिए इसको। टर्नर सिंड्रोम क्या है आपका, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कट कीजिए इसको। डाउन सिंड्रोम क्या है आपका, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कट कीजिए इसको। आंसर बचता है आप लोगों का एक, दैट इज सिकल सेल एनीमिया, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया, गैग, GAG कन्वर्ट हो जाएगा GUG में। अभी शेप कैसा है, बाई कनकेव, अभी शेप कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिकल शेप्ड, यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट सेल हो जाएगी और उसकी डेथ भी हो सकती है ऐसा। अब बात क्या है प्यारे बच्चों, एग्जाम आपका बहुत जल्दी है, बहुत करीब है, आप चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। इसमें 2 बातें आती हैं जब आप लोग अपने एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना, तो उसमें से क्या करना होता है। तो चलो, ये चीजें आपका यहां पर है, आपको क्या करना है, जो भी बच्चे सपने देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज के, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई देखो ऐसा है, आज नहीं तो कल आपको डॉक्टर बनना ही है, दिमाग में अल्टीमेट टारगेट आना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका एग्जाम नहीं बदलेगा, आपकी एग्जाम के लेकर के प्रिपरेशन को लेकर के उसकी रणनीति बदलनी चाहिए कि भाई ऐसे करना है, क्वेश्चन इतने लगाने हैं। फिजिक्स मेरा वीक है तो मैं फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस ज़्यादा करूंगा। बायो मेरा हो जा रहा है, बायो 1 घंटे में करने की कोशिश करूंगा, तो बायो के क्वेश्चन जल्दी जल्दी से फिनिश करके मैं फिर आगे फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम दूंगा। केमिस्ट्री भी शायद बन जाएगा। फिजिक्स में इस बार कम से कम बता रहा हूँ 25 से 26, 27, 8 तक क्वेश्चन जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड और सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जाएंगे ऐसे, ठीक है जी। तो चलिए, केमिस्ट्री में इस बार का डाटा ये कह रहा है, जो देखने में लग रहा है कि भैया केमिस्ट्री से बाकी का 30 और 30 क्वेश्चन के आसपास का जो पोर्शन जा रहा है ऐसा, ठीक है, मतलब 60-65% वेटेज 12th क्लास से जा रहा है, बाकी का कहाँ 11th में जा रहा है पोर्शन। तो 12th पे थोड़ा फोकस ज्यादा करने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है जी। तो चलिए, आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।